सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो, यानी इतने दिनों से जब आप वेट कर रहे थे सीटेट एग्जाम का, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, तो उस एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा खासा आप स्कोर कैसे करोगे। मतलब मैं आज आपको सीडीपी के बारे में बताने वाला हूं कि बाल विकास में आप 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाएंगे। मतलब मैं इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा आपको कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लाइक बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर मैंने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ है, मैं तैयारी कैसे करूं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूं, जिनको मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से वो सीटेट में सीडीपी में कुछ अच्छा खासा स्कोर करेंगे। 30 में मतलब 27-28 तो ले ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। स्टार्ट करेंगे अच्छा सेशन, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना यार मेरे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीटेट एग्जाम की कर रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे भी चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे रीट हो, सभी के लिए मैं प्रॉपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। 6 बजे हमारा डेली पर डेली वीडियो आ रहा है, और आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके 100% कमेंट का जवाब देंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, है ना। चलते फिर, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी मेरे से कनेक्ट हो जाओ, और किसी टॉपिक पे अगर आपको डेमो चाहिए, तब भी आप मुझे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जो है 100% देंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे कि हमको सीडीपी में कैसे 30 में 30 लाना है ना। हमारा अप्रोच जो है वो कैसी रहने वाली है कि जो है जितना भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, ज्यादा बकवास पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। देखो, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ लो यार मेरे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाह रहे हो कि पहली बार में हमारा अच्छा खासा स्कोर आ जाए, तो आपको गिनी चुनी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी ऐसा हो सकता है ना। बट वैसे तो आप सब कुछ पढ़ डालो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी यार मेरे, है ना। अब यहां पे मैंने क्या रखा है, देखो, अगर आप सीटेट 2000 जो अभी 25 में होने जा रहे हैं, इसको देने जा रहे हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। अब इनको देख के आप भाग मत जाना कि यार ये तो बहुत सारा आपने दिखा दिया, इतना ही पढ़ना है तो मैं अलग से ना पढ़ लूं, है ना। तो इनके अलावा ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीडीपी में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इसके अलावा इतना नहीं पढ़ना है, तो मैं और भी आपको गिन गिन के क्वेश्चन बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, जो बहुत ही छोटे लेवल के हैं, और मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जितना मेरे से हो पाया है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, अगर आप कहेंगे, है ना। आगे चल के देखते हैं कि कैसा रहेगा माहौल। अगर आप बने रहे तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिखा हुआ है, इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीडीपी के हैं। देखो, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल विकास, यानी क्या, बाल विकास को कैसे पास करना है, और इसमें कैसे अच्छे खासे नंबर लाने, क्योंकि ये जो होता है मुद्दा, मेन मुद्दा है सीटेट का। अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, हिंदी तैयार हो गई तो हिंदी का जस्ट ट्रांसलेट होके आ रहा है, इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएगी, है ना। तो बेस हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चा जहां पे एक्टिव हो, आपको 99 पॉइंट वहीं पे जाना है। चलो, अब ऑप्शन नंबर, यानी हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि बाल विकास की अवधारणा। देखो, पहले पॉइंट में आप सीडीपी पढ़ने जा रहे हो, तो आपको बाल विकास के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में, इस सिलेबस में यहाँ पे क्या पढ़ना है। देखो, इसका मतलब क्या है, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आप पढ़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे उस ऑप्शन के साथ जाओ आप जहां पे बच्चा प्योरली सक्सेस, यानी प्योरली क्या हो, एक्टिव हो। बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, कहीं पे ओनली लिखा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे ऑप्शन में बिल्कुल मत जाना जहां पे बच्चा आपको 100% एक्टिव दिखे, वो खुद से अन्वेषण कर रहा हो, खुद से खोज कर रहा हो, है, या किसी से इंटरेक्ट करके कुछ सीख रहा हो, अंतः क्रिया करके कुछ सीख रहा हो, तो आप ऐसे ऐसे ऑप्शंस को चुनोगे, है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, पेशेंस सर को, इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। चलिए, पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि हमको उस ऑप्शन के साथ जाना है बाल विकास में जहां पे 99 पॉइंट बच्चा सक्रिय हो, काम बच्चा कर रहा हो, बच्चे के हित में काम हो रहा हो, है ना। बच्चा सेंटर में हो, ऐसा नहीं कि क्लासरूम स्कूल पूरा बहुत भारी सा है, बिल्डिंग बहुत बनी बड़ी, टीचर्स बहुत हाई लेवल के हैं, पर बच्चे हैं ही नहीं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बच्चे एक्टिव हो, बच्चों को केंद्र में रखना है, सेंटर में रखना है। चलिए, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सीखने के सिद्धांत, यानी आपको लर्निंग के बारे में सीखना होगा। किसके बारे में? लर्निंग के बारे में सीखना पड़ेगा कि अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है। देखो, अगर हम यहां पे इस पॉइंट में अधिगम की बात करें कि अधिगम होता क्या है, देखो, अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में इन टॉपिक्स को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अधिगम क्या है। देखो, जहां पे जिस फिनोमिना में आप कोई रूल सीखते हो, जहां पे कोई रूल रेगुलेशन के थ्रू, किसी, जैसे आपको लैंग्वेज 2 अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, मतलब जो हमारी पहली लैंग्वेज है, मातृभाषा है, वो तो हम अपने परिवार में ही, अपने स्वभाव से ही सीख जाते हैं। लेकिन जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में हिंदी है, तो हमने हिंदी को तो अपने स्वभाव के थ्रू सीख लिया था, लेकिन अंग्रेजी जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज थी, उसको हमने स्कूल में जाके नियम कानून के द्वारा सीखा, है ना। तो जो आपने नियम और कानून के थ्रू सीखा होता है, वो हमारा होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम।
जो अपने स्वभाव के थ्रू आपने सीखा होता है वो होता है अर्जन। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि अगर आप एक बार देखोगे तो पक्का 100% समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप इतना टीचिंग ट्रेनिंग तो आप कर ही चुके होंगे, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी ना। आपने डीएलएड किया होगा या फिर बीएलएड किया होगा या फिर बीएड किया होगा, इतनी समझ कॉमन सेंस तो होगा ना कि आप कुछ रूल रेगुलेशन के थ्रू सीखते हो। ऐसे देखो रिलेट करके जब आप सीखोगे तो मजा आता है पढ़ने में, है ना। जब आप कुछ इंटरैक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखते हैं बिना रूल रेगुलेशन के स्वभाव से सीखते हैं तो वो होता है अर्जन। तो आपको लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बढ़िया टॉपिक्स हैं, इनसे आते ही आते क्वेश्चंस हैं। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़े तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आएगा। बट अगर आपको इतना भी ज्यादा लग रहा है तो मैंने और भी बताए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि किस टॉपिक पे ज्यादा जाना है अगर आपको इतने ज्यादा लग रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट में क्या इन्होंने लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला हुआ है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। अब आपको लग रहा है यार इतना कैसे पढ़े, आनुवंशिकता जब आ जाओगे तो प्याजे में आपको पूरी आनुवंशिकता पढ़ने को मिलेगी कि प्याजे ने आनुवंशिकता को, हेरिडिटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। यानी प्याजे की जब बात करी जाएगी तो इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। यानी आनुवंशिकता यानी इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। और प्याजे की बात करी जाए तो ये एक रचनाकार है जिन्होंने डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट दिया हुआ है ना। यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, यानी इनमें जो है इन्होंने बांट दिया हुआ है। डेवलपमेंट को एक चरणों में बांट दिया कि इतनी स्टेज तक, इतनी उम्र तक ये होगा, उसके बाद की उम्र तक ये स्टेज आएगी। और आगे बात करी जाए कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग की जब बात आती है तो इनके बारे में आपको नैतिक विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो है नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर चाहो तो, ठीक है। और इसके बाद में आया है वेगोस्की, जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है कि पर्यावरण जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि विकास की यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की, सॉरी फॉर दैट, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की यानी विकास की बात करें, डेवलपमेंट की प्रक्रिया की बात करें, तो ये एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास उसके एनवायरमेंट अच्छा मिल गया इस वजह से पूरा हो गया। यानी जितना एनवायरमेंट रोल निभाता है उतना ही हेरिडिटी भी निभाती है। मतलब दोनों का बराबर बराबर योगदान है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, यानी बच्चे के विकास में, मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपको तीनों ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों, यानी प्याजे पढ़ लीजिएगा, कोहलबर्ग पढ़ लीजिए और वेगोस्की पढ़ लीजिए। अगर बाई चांस कोहलबर्ग को नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्याजे और वेगोस्की तो बहुत सारी चीजें सिमिलर है, उनको तो पढ़ ही लीजिएगा। उन दोनों लोगों ने बच्चे को एक्टिव माना है कि बच्चा जो होता है वो सक्रिय प्राणी है। कैसा है? सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं बोलोगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट में देखो, अभी मैं ये भी आपको बताने वाला हूं अगली साइड में कि आपको कैसे पढ़ना है, कहां से स्टार्टिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर इतने तैयार भी कर लिए हो तो उसके अलावा कुछ चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने। ये तो टॉपिक्स थे, आगे इन्होंने लिख दिया इसके अलावा जो है यह व्यक्तिगत अंतर, सीखने की कठिनाइयां यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिस्पैक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, ये भी आती हैं, शिक्षण रणनीतियां भी आती हैं, आलोचनात्मक सोच जैसे विषय भी इसमें केंद्रित है। मतलब सीटेट में जो है ये सिलेबस भी शामिल है यहाँ पे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जहाँ पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, डिस्कैलकुलिया होता है जहाँ पे समझने में, डिस्पैक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है जहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, चीजें ये भी हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एजेंट क्या होता है, सेकेंडरी एजेंट क्या होता है, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिक क्या होता है, ये भी चीजें आती है। बट आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए मैंने कुछ ही टॉपिक्स बताए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना। चलिए अगर आपको ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको गिनी चुनी चीजें बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। होपफुली आपको उसकी स्लाइड अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आप कमेंट तो करिएगा, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, जहां पे दिक्कत आ रही हो मुझे तो तुरंत कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको। चलिएगा, बहुत गर्मी है यार मेरे भाई। चलो अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल देकर मैं बताना चाहूंगा कि जो सीडीपी है, देखो अगर बात करें सीडीपी की तो आपको पता है कि पांचों सब्जेक्ट जो होते हैं सीटेट में 30-30 मार्क्स में आते हैं। और मैं केवल आज आपको सीडीपी बता रहा हूं कि कैसे सीडीपी में 30 में 30 स्कोर करना है। देखो सीडीपी 30 नंबर की आती है, पक्का पता हो गया आपको। आगे लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि सर मैं स्टार्टिंग करूं तो कहां से करूं, क्या मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप लोगों ने बता दिया आपको कि पहले मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, तो आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो मॉक टेस्ट का मतलब केवल ये होता है, उनके जरिए से आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पर आपको शुरुआत में मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाना, ये मेरा विश्वास है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस सिलेबस के, यानी जो अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, जिनके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे एक बार मेरे यार आप मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा सीडीपी में
तो जो अभी मैंने डिस्कस भी किए इससे पहले वाले, उनमें से कुछ चीजों की आप मैराथन क्लास यानी कंटेंट देख लीजिए पहले थोड़ा सा, एक बार सरसरी निगाहों से जो है कंटेंट देख लो। उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अब मैं सच में कह रहा हूं, ये गारंटेड है कि आपकी अप्रोच एक सही माध्यम से डेवलप हो जाएगी। चलिए, अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने तो आप इनमें मैं और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मैंने बताए हुए हैं। सीडीपी अगर आपको तैयार करनी तो पहले आप क्या करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आप लर्निंग का टॉपिक तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मैंने टॉपिक 24 वीडियोस अपलोड किए हैं, जहां पे मैंने टॉपिक वाइज कंटेंट और क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप जाइए सर्च करिए प्लेलिस्ट में जाके, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, लर्निंग पढ़ लीजिएगा, लर्निंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात, दुनिया में जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं वो लर्निंग के थ्रू ही सीख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है प्याजे को तो आप पढ़ ही लेंगे, प्याजे तो जरूर आते हैं। उसके आगे जो है वैगोस्की का सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा, कल्चरल टूल्स के बारे में, कि इन्होंने जो है समाज को बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यानी व्यक्ति जो होता है अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है ना, इंटरैक्ट करके, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेशन करके, डिस्कशन करके, डिबेट करके आपस में, है ना, तभी बच्चा एक्टिव होगा। आगे लिखा हुआ है, हो सके तो स्टीरियोटाइपिंग भी पढ़ लीजिएगा। जेंडर रूढ़िवादिताओं पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हर बार आता है ना, कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब एक रुझान होता है कि व्यक्ति पुरुष है तो पुरुष जैसे मतलब बाहर कमाने जाएगा, महिला है तो घर में खाने बनाएगी। तो ये स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने की डेवलप इसमें बातें होती हैं, रूढ़िवादिताओं की बातें होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनका आप पालन कर रहे हो, तो वो स्टीरियोटाइपिंग है ना। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 5 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओनली 5 टॉपिक्स पढ़े हुए लिखे हुए मैंने यहाँ पे। अगर आप इतने भी नहीं पढ़ सकते यार मेरे, तो फिर क्या फायदा है भाई, है फिर आपके पढ़ने का मतलब ही क्या है, अगर आप इतने 5 टॉपिक्स नहीं क्लियर कर सकते। आप मुझे कमेंट करो, किसी भी टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा 100%, है ना। जब आप इतने टॉपिक्स पढ़ लोगे उसके बाद में फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। जब इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी वहां पे गिने चुने मिलेंगे बार बार, है ना। कभी आपको प्याजे से मिलेगा, कभी आपको वैगोस्की से मिलेगा, कभी डेवलपमेंट से मिलेगा, कभी लर्निंग से मिलेगा। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में मॉक टेस्ट, है ना। आप शुरुआत से आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा कि कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आता है, पेपर कैसे होता है ना। जब आप फ्लो में चीजें देख लेते हैं तो वहीं से हमारी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पता चले आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन से टॉपिक से क्या आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है ना। जब चीजें देख के जाते हो तो हमारी एक वो क्या नाम, एक अप्रोच डेवलप हो जाती है कि किस साइड में हमको चलना है, सक्सेस है किधर, है ना। तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मॉक टेस्ट आपको कब लगाना है। क्लियर। और सीडीपी तो चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजेदार होता है। चलिए, अब आप अगर चाह रहे हो तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, है ना। चलिए, अगर आप आ ही गए हो तो समझ लो, फिर 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं केवल सीडीपी के, जिनके माध्यम से आपको वही पता चल जाएगा कि इस बार जो सीटेड होने जा रहा है उसमें क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। देखो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको कॉन्सेप्ट को समझो। रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करें, रटना तो बिल्कुल नहीं यार मेरे, है ना। क्योंकि जब आप रटते हो तो चीजें क्लियर नहीं होती, बट आपको ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, बहुत सारे भाई ऑप्शन याद करके सेंटर पे पहुंच जाते हैं, चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। चलिए, और सीटेट को पास करना इतना आसान है, आप खुद जानते हैं, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बस आपको 82 मार्क्स लाने अगर आप ओबीसी से हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन और रीजन का, देखो, यानी अभिकथन दिया गया है, एक कार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन इस बार आपको बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं है, यानी कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं, बट क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि इस बार आपको क्वेश्चन जो है दर्शन और रीजन के थोड़ा ज्यादा मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटेड बात है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसका एक कारण दिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा ए और आर दोनों सही है, या फिर ए की व्याख्या आर कर रहा है, या ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या ये सही है वाकई में। देखो क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी एक क्लासरूम है जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है, आपको सभी बच्चों का सम्मान करना है। जिस भी वर्ग से बच्चा आया हुआ है, आप एज अ टीचर आपको सभी को सम्मान पूर्वक बैठाना है, सभी को पढ़ाना है। और कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना, यानी उनके अनुसार आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट एकदम ट्रू बोला गया है कि क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है और आप एज अ टीचर सभी बच्चों का सम्मान कर रहे हो और इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉलो कर रहे हो। यानी एक क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है तो आप एक ही डंडे से सबको नहीं आ कर रहे हो, सबको उनकी इच्छा अनुसार, उनकी अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है उनको असिस्ट करके आप पढ़ा रहे हो। मतलब उनके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड भी
प्रोवाइड कर रहे हो कि बच्चा कहाँ पर समझ नहीं पा रहा है, उनके अनुसार आप समझाना चाह रहे हो। अच्छी बात है ना, तो ये तो ठीक बात है, बच्चा यहाँ पे सक्रिय होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बच्चे को सेंटर में रख रहे हो, ठीक बात है। अब इसका कार्ड देख लेते हैं। कार्ड में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। यानी डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है क्लासरूम में और आप क्या कर रहे हो, उनके बीच बातचीत नहीं करने दे रहे हो कि भाई तुम इस वर्ग से आए हो, तुम इस वर्ग से आए हो, तुम अलग बैठो, तुम अलग बैठो। क्या आपको ऐसा करना सही लग रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, आपको अगर सक्रिय रखना है, बच्चे को एक्टिव बनाना है, क्लासरूम को एक्टिव बनाना है, सक्रिय बनाना है, तो वहां पे आपस में आप सहयोग कराओ, है ना, आपस में क्वेश्चनिंग कराओ, आपस में डिस्कशन कराओ, सहयोगात्मक अधिगम कराओ, तो बच्चे वहां पे एक्टिव होंगे। आप बचोगे क्यों है कि भाई तुम इस वर्ग से आए हो, तुम इससे बात मत करना, तुम इस वर्ग से आए, तुम इससे बात मत करना, ऐसे में बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे, है ना। और एज अ टीचर तो आपको बिल्कुल ही करना ही नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए आपको इक्वल चलना होता है वहां पे, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई। ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और आर दोनों गलत है, ऐसा नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। क्लियर? फर्स्ट आंसर इज दी, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट मारते रहना और हो सके तो तैयारी अच्छी करना यार मेरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ है ये और इस बार भी जरूर आने की संभावना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं कि क्या बात बोली गई यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, जरा समझो और पढ़ो। लिखा हुआ है कि अ की कॉमनली इन पियाजे एंड वागोस्की द थ्योरीज इज, यानी लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो क्या नाम है, एक की कॉमनली यानी पियाजे और वागोस्की की थ्योरी में कॉमनली, कॉमोलिटी का मतलब क्या होता है, कॉमोलिटी का मतलब क्या होता है, समानता, इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है, समानता। क्या मतलब है, थोड़ा गलत पढ़ दिया, अरे मत सोचना कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के आके तुरंत मुझे कंटेंट शूट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यार हो ही जाती है। और बैबलिंग आ रही है मुझे जो बच्चे के 6 महीने के अंदर आती है यार मेरे, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके यार। समानता, ठीक है। चलिए, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। देखो समानता का मतलब है कि पियाजे और वेगोस्की जो है उनकी थ्योरी में समानता कहाँ पे है, मतलब जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और जो वेगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उनमें कहाँ पे समानता है। चलो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी वही बात लिखी क्वेश्चन में। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे कहाँ पे सक्रिय हैं, मतलब बच्चे को दोनों लोग एक्टिव बोल रहे हैं। ठीक बात है, यहाँ पे अच्छी बात बोली गई कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में, यानी जो पढ़ रहे हैं वो, जहाँ पे वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या उसमें संलग्न और मतलब संलग्न और उसमें जुड़े हुए हैं प्रॉपर की नहीं है, मतलब जिस काम को कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर काम वो कर रहे हैं, सक्रिय हैं उनमें की नहीं है। तो देखो प्याजी चाहे हो चाहे वेगोस्की हो, दोनों रचनाकार हैं और दोनों लोगों ने सक्रिय होने की बात करी कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए। ठीक बात है, फिर भी हम चेक करेंगे आगे, हो सकता है इससे कोई बेटर मिल जाए हमें, है ना। अब चलो ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए जरा और बताओ क्या बात बोली गई। देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। देखो अगर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की बात करें, यानी समाज का योगदान जो है, उसके बारे में वेगोस्की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि प्याजे ने तो हेरिडिटी को महत्व दिया हुआ है, यहाँ पे हेरिडिटी की बात करी नहीं गई, तो ये तो सही नहीं होगा बिल्कुल, है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, देखो ये भी एक यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। प्याजे ने कहा है कि जो थॉट पहले आता है, प्याजे ने कहा है कि थॉट पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जबकि वेगोस्की ने ऐसी बात बोली नहीं है, तो इक्वलिटी कहां से होगी, तो गलत बात हो गई। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रकृति पर ध्यान देना, यानी बच्चों का जो विकास होता है वो चरणों में होता है, ये बात प्याजे ने कही है, वेगोस्की तो नहीं कही, है ना। तो यहाँ पे विकास की प्रक्रियाओं को बांटा है प्याजे ने, किसमें, पहले आएगा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल आता है, फिर कंक्रीट आता है, फिर फॉर्मल आता है, एसपीसीएफ, यानी यहाँ पे बांटा हुआ किसने, प्याजे ने बांटा हुआ, वेगोस्की ने इसकी कोई बात नहीं करी, तो यहाँ पे इक्वलिटी होगी नहीं। इक्वल हमें एक ही में दिख रहा है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वहां पे सक्रिय हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ओवर हियर हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। दोनों लोगों की ये बात करी गई थी, कहां पे दोनों में लोगों ने बराबर बराबर योगदान दिया हुआ है, यानी प्याजे और वेगोस्की सिद्धांत में कहां पे समानता है, तो यहीं पे समानता है कि इन दोनों लोगों ने बोला है कि बच्चा जिस काम में एक्टिव हो, सक्रिय होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए। सर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्या नेक्स्ट मतलब डेली पे डेली वीडियो आ ही रहा है आपके पास, कहीं नोट्स बनाओ या ना बनाओ, अगर आप सेशन डे बाई डे मेरे देख रहे हो 20-15 मिनट के, तब भी इजीली क्लियर हो जाएगा सीटेट, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, वो क्वेश्चन मैंने उतने क्वेश्चन बताए हुए हैं जो हर बार प्रीवियस में रिपीट हो रहा है, मतलब 100 टाइम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ बार बार, है ना। चलिए अब ये तो पेपर देके आओगे तभी पता चलेगा आपको कि कितने क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं जो बार बार में आते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो एक्सपीरियंस वाले हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स
चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे बच्चे जो सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखा पाते हैं। यानी किस अधिगम रणनीति में, अधिगम का मतलब जो उन्होंने सीखा हुआ है, जो उनकी लर्निंग है, में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना, यानी दूसरों को किस मेथड के थ्रू सिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, क्या वो व्याख्यात्मक शिक्षण होता है जहां पे वो दूसरों को सिखाते हैं? यहाँ पे किसी दूसरे सिखाने की तो बात ही नहीं हो रही है ना। अनुबंधन की कोई बात नहीं हो रही, रटकर रटना तो रूट मेमोराइजेशन गलत है, रूट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पारस्परिक परिशिक्षण का मतलब क्या होता है? पारस्परिक शिक्षा का मतलब ही होता है जहां पे आपस में बातें होती हो, आपस में सीखा जाता है ना, जहां पे आपस में कोलैबोरेशन होता है, लर्निंग होती है, तो वो होता है पारस्परिक शिक्षण, जहां पे बच्चा सीख करके दूसरों को भी सिखा सकता है ना। मैं भी एक लर्नर हूं, मैं भी सीखता हूं और सिखाता हूं, आपको सिखा रहा हूं। ये कैसा है? पारस्परिक शिक्षण है। कैसा है? पारस्परिक शिक्षण है कि आप सीख के आप मुझे भी सिखा सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए, तो हमारे पास जाएगा सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। तैयारी आप बढ़िया करते रहिए, होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। कहीं पर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन सितंबर में आ ही जाएगा, इसकी कोई चिंता बिल्कुल मत करना। तो तैयारी आप अभी से करो ताकि एक अच्छा खासा स्कोर आ जाए। अच्छा खासा स्कोर आएगा मुझे मेल करना, हम जरूर पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ में। 110% गारंटी ले रहा हूं मैं, अच्छी सी खातिरदारी करूंगा आपकी, बस आप अच्छा खासा स्कोर लाइएगा, है। चलिए, होपफुली क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। मिलते फिर नई वीडियो में, नई आस्था और उम्मीद साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और लास्ट में कहना चाहूंगा यार, टाइम पास बिल्कुल मत करना, एक टाइम होता है, ये सब निकल जाएगा, दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाला कि अभी फिर से काम कर लो, है ना। तो जीवन में टाइम को यूटिलाइज करो, सही चीजों के लिए काम करो, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच।